सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, सिंपल आपको सबको पता है। एक होता है कि भाई हमने अपनी लिस्ट सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, उसमें उन्होंने एक लिस्ट दे दी कि कैंडिडेट हमारे ऐसे ऐसे रहेंगे, आपने वो देख लिया। आपको कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, आपको पार्टी को वोट करना है। पार्टी को लेट से देखो, लेट से पार्टी को, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को 50 सबके वोट, इसमें एक भी वोट खराब नहीं होगा। लेट से बीजेपी को आपने वोट किया, 50% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, पार्टी को 30% लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, 10% लोगों ने एसपी को वोट किया, 5% लोगों ने आपको वोट किया। सब जितने भी परसेंटेज ऑफ वोट पार्टी को मिला है उतने परसेंट, जैसे सीट्स हैं, अब सीट्स को उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे सीट जो है वो इसमें ट्रांसफरेबल नहीं है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसमें सीट वो ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे 50% सीट्स मिली हैं किसको, क्या नाम है, लेट से बीजेपी को, 30% सीट मिली है किसी को, कांग्रेस को लेट से, और इसी तरह से एंड सो ऑन, जैसे मैंने बताया। अब इसमें क्या होगा कि आपको 50 सीट यानी 50, जैसे मान लीजिए 100 बंदे हैं तो 50 बंदे किसको हो गए, 50 एमपी किसके हो गए, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जिसको चाहे नॉमिनेट करके भेज दे अपने कैंडिडेट में से, जिनका उसने लिस्ट जाहिर किया था उनको भेज सकती है 50, क्योंकि उन्होंने एक ये देना होता है कि हमारे कैंडिडेट कौन रहेंगे, वो दे दिया। अब क्या आ गया कि मतलब उनमें में से किसी को 50 लोगों को जो है वो एमपी बना दिया, ठीक है, ये पार्टी बना रही है। आपने क्या किया, आपने पार्टी को वोट दिया है, पार्टी ने अपनी तरफ से जो लिस्ट दी थी उसी में से लोग आ गए हैं एमपी बन के। उसके बाद में क्या हो रहा है कि 30% लोग कांग्रेस के आ गए हैं, 20% लोग एसपी के आ गए हैं, 5% लोग जो है किसके आ गए हैं, क्या नाम है, आपके आ गए हैं। मान लो ऐसे सिस्टम हो गया। अब जब मिनिस्ट्री बनेगी तब मिनिस्ट्री में भी यही होगा, 50% मिनिस्टर्स, मेन मिनिस्ट्री जो है, इसमें मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कहते हैं इसको। ऐसे सिस्टम में मतलब 50% जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो किसके होंगे, बीजेपी के होंगे, 30% एग्जीक्यूटिव कांग्रेस होंगे। यानी जितनी आपने वोटिंग की है उसके हिसाब से आपको हर फील्ड में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। गेटिंग, ऐसा भी सिस्टम होता है। हाँ, ये प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन है, जितना प्रपोर्शन में आपको वोट मिला है उतना ही रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप, जैसे देखिए, आपकी ये होता है ना प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में, ये है कि आपका कोई वोट खराब नहीं होता। क्या होता है कि प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितना, जिस प्रपोर्शन में आपको वोट मिलता है उस प्रपोर्शन में आपको सीट्स मिलती हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको हमेशा देखो, होता क्या है कि अगर आपकी जो है, जैसे मायावती अक्सर कहती रहती है ना कि बहुजन समाज के हम लोग हैं, तो बहुजन यानी जिसके जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। जैसे हो सकता है 80% लोग हैं लेकिन 20% लोग जो एक समाज के 80% लोग हैं, लेकिन 20% लोग एलिट लोग उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वो या कि आपका जो जितने भी वोट हुए, जैसे उसमें आपने देखा था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 11% लोग जो जिसको वोटिंग मिली, या 15% जिसको वोटिंग मिली वो जीत गया। बाकी 85% वोट, यानी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको तो छोड़ दो, जिन लोगों ने दिया उनका भी वोट खराब हुआ। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए ना देने वाला और देने वालों का, आप कहीं पे भी जाके खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके एरिया वाले आपको पहचान गया माय डियर। ग्वालियर एक वोट भी आपका नहीं, आपका वोट देना ना देना बराबर, ठीक है ना, तो अपना एरिया होने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा तो आपका एक वोट भी कीमत रखेगा। जितने भी वोट एक पार्टी को मिलेंगे वो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच। जब क्रीम लोगे तो क्रीम का रिजल्ट तो आएगा ही। ग्रूमिंग करनी पड़ती है जिन बच्चों की, जिनको ऐसे सिखाना पड़ता है कि भैया एमपी कौन है, एमएलए कौन है, ये तो वहां पे से पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। जो हम जैसे लोग करते दाढ़ी बगा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात को समझ में आ रही है कि हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात करी वो समझ में आया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है ना, ये होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपके वोट खराब हो जाते हैं। अब आप बताइए कौन सा सिस्टम आपको बेहतर लगता है? 60 सालों में अगर आप डेटा उठा के देखें, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, हिंदुओं में भी सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो सही बात है, 80 से 90% जो एलिट पोस्ट हैं उस पे ब्राह्मण और क्षत्रिय बैठे हुए मेन, या सवर्ण क्लास बैठा हुआ है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है तो सवर्ण क्लास बैठा हुआ है। ओबीसी, एससी एसटी इतना रिजर्वेशन होने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। 75 साल 80 साल रिजर्वेशन क्यों? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उसके अंदर ये भी तो बात की गई थी कि रिजर्वेशन हटा दी जाए, सबका रिजर्वेशन खत्म किया जाए, लेकिन बोला गया नहीं,
SC ST का जो रिजर्वेशन है वो नहीं खत्म किया जाएगा, क्योंकि अभी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जैसा कि आपने आर्टिकल 16 में देखा था। गेटिंग? क्या समझ में आ रहा है? आप जब IAS की तैयारी करते हो ना, तो आपको बहुत सारे डायमेंशन देखने को मिलते हैं। आपको अपनी रिलीजन, अपनी कास्ट, अपने समाज से भी अलग हटके सोचना पड़ता है, और यही वही इंसान है जो हर चीज को एक बैलेंस तरीके से सोच सके। आप रिलीजन कोई भी फॉलो करो, आप कास्ट किसी भी कास्ट के हो, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि अगर वायलेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन का, जैसे किसी भी कास्ट का, जैसे मान लीजिए SC ST के साथ अगर गलत हो रहा है, तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप क्योंकि आप SP हो गए मान लीजिए, या DM हो गए, तो आप वहाँ पे मान लीजिए आप ही की कास्ट का कोई बंदा आ गया, आप सवर्ण हैं, आपके कास्ट का कोई बंदा आ गया और उसने दलितों का वायलेशन के साथ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की हुई है, जैसे उसमें आर्टिकल 15 मूवी आपने देखा, तो उसमें वो सवर्ण होता है खुद, है ना, लेकिन सवर्ण होते हुए भी वो देखता है कि दलितों के साथ गलत हुआ, तो इंसानों के साथ गलत हुआ, तो उसके ऊपर उनका साथ देता है। और सही बात तो ये है कि अगर सवर्ण बहुत सारे लोग साथ ना दें, तो ये जो लॉज हैं ये बन भी ना पाते। बहुत से लोग ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड के होते हैं कि नहीं, अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, तो इसलिए जाके ये लॉज बन पाए हैं और इसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अगर दो सिस्टम आपने समझ लिया तो बस ठीक है। ओके, और ऐसे जगहों पे जैसे इजराइल वगैरह में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनती है, इसलिए मल्टी पार्टी गवर्नमेंट मतलब एक पार्टी रूल नहीं करती, वहां पे मल्टी पार्टी रूल करती है। मल्टी पार्टी मतलब जिसकी जितना प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से उनको सीट्स अलॉट होंगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। गेटिंग? अच्छा, क्लियर है भाई? बोल दो यार एक बार, क्लियर है? नहीं लिखोगे, नहीं बोलोगे? संजीता, रिदा, बोलो, कुछ समझ में आया? हाँ, मतलब थोड़ा सा समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया? अच्छा, ओके। अच्छा संजीता, आप बताओ, आपको समझ में आ गया? हैं? चलो मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि रिदा को समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। आपको प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझ में नहीं आया, नहीं रिदा? ठीक, सुनो, ऐसा है, ठीक, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। ऐसा है कि आपकी जितनी तादाद है, आपकी जैसे पार्टी है ना, पार्टी को वोट दिया आपने, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी पार्टी है ना, आपको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ये तो पता है ना, इतना तो पता है। ओके, तो बीजेपी को आप पहले फॉलो करिए तो समझ में आएगा। बीजेपी को मान लीजिए 50% वोट लोगों ने, जनता ने वोट किया, 50% जनता ने जो है वो बीजेपी को वोट किया। जितने वोटिंग पोल हुए 50% वोट जो है, जैसे मान लो 60 वोट पोल हुए तो 60 में से 30 वोट जो है वो बीजेपी को चले गए, इसका मतलब 50% बीजेपी को चले गए। 30% वोट मान लीजिए कि वो कांग्रेस को चले गए, ठीक है, और 10-15% वोट मान लो आपको चले गए, तीन ही मान लो कैंडिडेट। तो 50% जो सीट्स हैं, यानी 275, जैसे हमारी लोकसभा में मान लो 50, मान लो 500 सीट, तो 250 सीट, 250 एमपीज किसकी तरफ से बनाए जाएंगे? बीजेपी की तरफ से, ठीक। वो बीजेपी अपने हिसाब से बना लेगी, 50 मतलब जिनका लिस्ट होगा, लिस्ट सिस्टम में जितने लोगों का उसने लिस्ट किया होगा कि हमारे इतने बंदे खड़े हुए हैं, इतने लोग हैं, उन्हीं में से किसी को 50% जो सीट्स हैं 250 लोगों को वो अपने बीजेपी बिठाएगी। फिर बचा जो है 150 सीट्स जो और हैं, मतलब 30% जिसको है उसको वो अपना 150 सीट्स उसकी बनी, तो वो 150 सीट कांग्रेस वाले ले जाएंगे, वो कांग्रेस के 150 एमपीज होंगे, और ऐसे एंड सो ऑन, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनको सरकार बनानी है मान लो, तो सरकार बनाने में क्या करेंगे कि जो मतलब मान लीजिए 100 लोगों को मिनिस्टर बनाना है, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, तो 50 मिनिस्टर होंगे किसके? बीजेपी के, 30 मिनिस्टर होंगे कांग्रेस के, और 10-20 से 20 मिनिस्टर जो भी जितने भी सीट्स है प्रपोर्शन है वो आपके होंगे। अब ये मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, यानी मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर तो गवर्नमेंट होती है ना,
अब मिनिस्ट्री में कौन कौन है, इसमें आप भी है मिनिस्ट्री के अंदर है, और क्या नाम है कांग्रेस भी, और ये सारे लोगों को अपना अपना डिपार्टमेंट मिला हुआ समाज, जैसे यहाँ पे स्टेट मिला होता है ना, जैसे राजस्थान को इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है, हिमाचल को कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। इसी तरीके से झारखंड को अलग गवर्नमेंट चला रही है, क्या नाम है वेस्ट बंगाल को जो है वो तृणमूल कांग्रेस चला रही है, अलग अलग, सबको बीजेपी तो नहीं चला रही ना, वो स्टेट को चला रही है। यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री को भी अलग अलग पार्टी चलाएंगे, गेटिंग, ठीक है ना। तो वहां पे एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा कि जैसे एजुकेशन हो गया, अब मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस चलाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ जो है वाटर रिसोर्सेज हैं या रिन्यूएबल एनर्जी है वो मान लो आपके पास है, वो आप चलाएगी। और मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बीजेपी के पास है, वो बीजेपी चलाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री जो स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्रीज है वो उसके पास होंगी। तो वहां का सिस्टम जो होगा ये मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कहलाएगी, गेटिंग। और जो मेजोरिटी पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी वहीं का हो, जो मेन जो प्रेसिडेंट होगा वो वहां का होगा या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या समझ रहे हो, नहीं हो सकता है। मेजोरिटी सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिली, सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को वोट मिली, किसने वो जादुई नंबर छुआ, मतलब मिनिमम। लेकिन अब ये होता है ना कि सरकार जिसकी बन गई, एक होता है ना कि सरकार जिसकी बन गई, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन गई, बात को समझिए, तो फिर बाकी कांग्रेस का कोई भी बंदा मिनिस्टर नहीं है, चाहे उनको मिली है ना, उनको भी तो 30, जैसे मान लीजिए 30% सीट तो मिली हुई है ना कांग्रेस को, एमपी है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, तो बात तो नहीं है ना। एमपी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता एक तरह से, जब सरकार जिसकी है उसकी चलती है। तो 30% लोग बैठ के इंतजार ही तो करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उनको इंतजार नहीं करना है, 30% पावर उनके पास भी है, नहीं समझे। इसमें क्या होता है कि आपका कोई वोट खराब नहीं हो रहा, उसमें क्या है, आपका वोट खराब हो गया, आपके भाई 50% सीट पे वो बन गए, 50% लेकर बन गए, आपकी जो 50% जो बाकी लोग हैं उनकी सीट तो खराब हो गई ना, क्योंकि सरकार में उनका कोई हिस्सा ही नहीं है, 5 साल तक वेट करो, ठीक है ना। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि हमारे यहाँ फिर बड़ा डिस्प्यूट हो जाता, आपस में सरकार ही नहीं चल पाती, वो उधर खींचता, वो उधर खींचता, वो उधर खींचता, सरकार ही नहीं चलने देते, गेटिंग। ये वहां पे होता है जहां तक पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। हमारे यहाँ तो यही होता है कि भैया हम मिनिस्ट्री तुम्हारी तबाह करके रहेंगे, हम तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे। अगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स दे दिया है, तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, तो पता चलेगा तुम्हें क्या, मैं हाईवे तुमने आज बनाया, कल हमने सीवेज के नाम पे खोद दिया उसको। हम तो यही करते हैं ताकि बदनाम कर सके। और हमारे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, देखिए आप, एक इधर रोड बनाता है, उधर वो सीवर के नाम पे खोद देते हैं, सीवर डालने के नाम पर। तो ये होता, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों फना होते संसार में, वो हो जाता, खेल अलग हो जाता है ना। तो हम लोग इस खेल में नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वो हमारा जो है नेचर ही थोड़ा अलग है। हम प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करते माय डियर, हमने तो वोट किया था जब देखो 2004 में जब वोटिंग हुई थी तो लोगों ने सोचा सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी या राहुल गांधी बनेगा, ज्यादातर सोनिया गांधी को सोचते, लेकिन उन्होंने बना किसको दिया, मनमोहन सिंह को, याद है। तो कांग्रेस को लोगों ने जिताया था, लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमारा मनमोहन सिंह बनेगा, तो वो हमने डिसाइड नहीं किया था, समझ रहे हो ना। तो यही होता है हमारे यहाँ, इसी तरह से उसी तरह से एमपी हो जाता कि भाई आप नहीं डिसाइड करते कि कौन एमपी होगा, आपने बस एक लिस्ट दे दी कि नहीं में से होंगे, लेकिन आपको क्लियर नहीं पता कि कौन होगा, ठीक है ना। एक मतलब मेजर बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के, आ गई कि नहीं आई। देखो पार्टी लिस्ट सिस्टम इसी को कहते हैं, पार्टी लिस्ट सिस्टम इसको कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, और जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब वो इलेक्शन वाला जो चैप्टर आएगा ना, इलेक्शन वाला आगे है आपका, इलेक्शन बिहेवियर, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे फर्दर, क्योंकि अब इसमें फिर वो चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं अभी। चलिए पार्ट कि भाई ड्यूरेशन जो है दो हाउसेस का क्या क्या रहेगा। तो देखिए 1952 के अंदर जब पहला चैम्बर बनाया गया, इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था हर साल 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में
हर 2 साल में, मैंने बताया था ना, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में, हो जाते हैं, है भाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? परमानेंट बॉडी है ये, इसमें 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं तो 2/3 बचे रहते हैं, ठीक है। और फिर फ्रेश सिलेक्शन हो जाता है, तो ये 2/3 बचे रहते हैं, 1/3 रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल पे। तो ये होगा कि जब सबसे पहली बार बना होगा, 2 साल हुए होंगे, मतलब टोटल स्ट्रेंथ मान लो आ गई। अब जो 2 साल हो गए तो 1/3 को रिटायर होना है, तो उनका तो 2 साल ही हुआ है, तो उनको कैसे रिटायर किया जाएगा, ये कहानी थी ना। तो उसमें ये उन्होंने क्या किया था, लकी ड्रॉ निकाला था, लकी ड्रॉ निकाल के 1/3 को रिटायर कर दिया था। इसी तरीके से कर करके, मतलब लॉटरी वाला सिस्टम लगाया था, ठीक है। डिसाइड लॉटरी लगाई थी कि लॉटरी में रिटायर कर दिया 1/3 1/3, फिर तीसरे टर्म के बाद फिर ये हो गया कि भाई जाहिर सी बात है, जो बचे थे 1/3 उनका 6 साल पूरा हो गया, फिर ऐसे ही उसके बाद जितने भी आने लगे, वो जब उसका 6 साल पूरा हो जाता है वो रिटायर हो जाता है, और जब तक 6 साल नहीं पूरा होता तब तक बढ़िया से आराम से ऐश काटते रहो। गेटिंग? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, री इलेक्शन इसका इसमें जो है, जैसे आपको आपके स्पीकर भेजा है, कैंडिडेट को चुन के भेजा है, 31 लोगों को यूपी वालों ने भेजा है ना, तो दोबारा 31 लोगों को उसी बंदे, उसमें से आपको कुछ कोई बंदा बहुत फेवरेट है, दोबारा भेज दो, क्या दिक्कत है? आपका स्टेट एमएलए वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई कि एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता, 6 ईयर्स के लिए बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में, इसके बाद में फिर ड्यूरेशन लोकसभा की 5 साल तक रहता है भाई, 5 साल तक ड्यूरेशन होता है इसका, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे ये है, उसके अलावा देखो एक चीज़ और होती है इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तो हम बताएंगे कि इसका पीरियड बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, 1 ईयर एट अ टाइम, ऐसा बढ़ाया जा सकता है, एक मतलब ऐसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो 10 बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, ठीक है ना। लेकिन 6 महीने में उसको एक्सटेंशन को, मतलब 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एट अ टाइम, और उसमें जो है 6 6 महीने पे उसको डिसाइड करना पड़ता है इमरजेंसी में, और 6 महीना इमरजेंसी सीज होने के 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन कराना है, ठीक है, 6 महीने के अंदर। तो ये भी है, मतलब भी है, इमरजेंसी के टाइम पर अलग बात है कि एक्सटेंड हो जाता है, बट लेकिन वैसे 5 साल टेन्योर होता है किसका, लोकसभा का। तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 साल है, 5 साल के बाद री इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। 5 ईयर लोकसभा का, 5 ईयर राज्यसभा का, 6 ईयर, 6 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेंबर ऑफ क्वालिफिकेशन ये है कि भाई आप, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद ओथ लेगा वो कि भाई हम जो है, ओथ लेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का को मानूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करूंगा, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर राज्यसभा है तो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, लोकसभा है तो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, दोनों की, ठीक है। और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे मैंने बताया था कि इसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन की हुई हैं। पहले क्वालिफिकेशन मेंशन है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है। क्वालिफिकेशन ये है कि वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक है। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन वोटर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। This is the same in the case of both Rajya Sabha and Lok Sabha. Requirement for candidate contesting the election to the Rajya Sabha from the particular state should be an elector of that particular state. ये जो था ना, पहले ये था कि अगर कोई बंदा राज्यसभा का बंदा है और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो जिस स्टेट से लड़ रहा है उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट का वो वोटर भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ भैया, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की, तो ये सब अब नहीं कर सकते हैं। वो बंदा कहीं का भी हो, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अगर वो कहीं भी रजिस्टर्ड है एज अ वोटर, ठीक है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर रिजर्वेशन वाली सीट पे खड़ा होना है तो उसको भैया रिजर्वेशन, मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि नहीं। तो क्वालिफिकेशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना क्वालिफिकेशन अलग और डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग मेंशन है, ठीक है ना। समझ रहे हो आप कि क्वालिफिकेशन अलग है और डिस्क्वालिफिकेशन अलग मेंशन है, ठीक है भाई। तो क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर दो बातें दे रखी हैं, एक तो इलेक्टोरल होना चाहिए, दूसरा अगर SC ST पे लड़ना है तो SC ST होना चाहिए।
उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या ग्राउंड दिए हुए हैं, उसने बोला देखो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर वगैरह को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, नहीं तो वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब IAS वाईएस नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अनसाउंड माइंडनेस अगर है तो फिर वो कोर्ट ने अगर डिक्लेयर करा, ऐसा नहीं कि वैसे पागल है, कोर्ट ने अगर उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर रखा है तो वो नहीं लड़ सकता इलेक्शन। ठीक है, और वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब जानते हो आप लोग? हैं हैं दिवालिया, दिवालिया, दिवालिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कर्ज ले लेते हैं गवर्नमेंट से, और कर्ज लेने के बाद बोलते हैं साहब ऐसा है कि हम दे नहीं पाएंगे कर्ज आपका। ठीक है, तो हमें दिवालिया घोषित कर दो, हमारे जो प्रॉपर्टी वॉपर्टी है ले लो और उसको कुड़की कर दो, उसको जो है क्या कर दो, ऑक्शन कर दो, और जो पैसा है ले लो भैया, हम दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, मान लो अरबों रुपए का कर्ज लिया था और उसकी प्रॉपर्टी में से निकला करोड़ रुपया। ठीक है ठीक है, तो अनसाउंड माइंड यानी पागल, अनसाउंड माइंड मतलब पागल, पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या वॉलंटरी उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है। ठीक है ना, और अगर वो पार्लियामेंट के किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये तो हमारा भैया जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। किसके अंडर में है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का डिस्क्वालिफिकेशन। वो बोलता है कि उसको भैया किसी इलेक्शन ऑफेंस में करप्ट प्रैक्टिस का वो नहीं होना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अब करप्ट प्रैक्टिस का मैंने बताया था सेक्शन 123 याद करो ऑफ RP एक्ट। ठीक है, तो करप्ट प्रैक्टिस में नहीं पाया जाना चाहिए, यानी किसी रिलीजन के नाम पर किसी को भड़का वड़का ना रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। ही मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग, अब याद करो राहुल गांधी का केस, याद हो गया? ठीक है ना, अगर इम्प्रिजनमेंट उसको हो गया है 2 साल या उससे ज्यादा तो उसकी मेंबर ऑफ लोकसभा की सीट चली जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ये साबित होने के बाद, प्रिवेंटिव नहीं कि उठा के जेल में डाल दिया और उसके बाद में चली जाएगी, नहीं। अगर आपका कन्विक्शन हो गया है, कन्विक्शन मतलब आपके ऊपर केस हुआ और आपको गिल्टी कर दिया गया कि भैया 2 साल के लिए आपको जेल में डाला जा रहा है, तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट गई, जैसे कि राहुल गांधी की छीन ली है ना। इलेक्शन एक्सपेंसेस का ऑन टाइम रिकॉर्ड देना चाहिए, जैसे इलेक्शन एक्सपेंसेस में उसने इलेक्शन में कितना खर्चा किया है, क्या किया है, उसका भी उसको अकाउंट देना चाहिए कि भाई मैंने ये वो अगर नहीं कर पाया, वो फेल हो गया तो भी वो मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या वर्क और सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और किसी भी कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजर नहीं होना सकता वो जिसमें 25% से ज्यादा गवर्नमेंट के शेयर्स हों। ठीक है, यानी सरकारी पोस्ट पे नहीं हो सकता। और वो जो है गवर्नमेंट सर्विस में मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ किसी करप्शन, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो तो करप्शन और डिसलॉयल्टी ऑफ द स्टेट के लिए उसको कन्विक्ट ना किया गया हो, जैसे कि उसको डिसमिस कर दिया गया, जैसे कुछ है ना कि उसको करप्शन के बेसिस पर डिसमिस कर दिया गया कि तुमने करप्शन किया था इसलिए तुम्हें डिसमिस किया जा रहा है, तो वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। या स्टेट के खिलाफ कुछ काम किया था, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई काम किया था, सेडिशन किया था, उसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया तो नहीं। और अगर उसको क्या नाम है, ब्राइबरी वाले ऑफेंसेस में अगर कन्विक्ट हुआ है, एनिमिटी प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप में यानी करप्ट प्रैक्टिस में, या ब्राइब लेने में अगर वो पकड़ा गया है तो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, सोशल क्राइम, अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती मतलब दहेज लेता हो, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हो, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आपने देख ही लिया था कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, याद है? और डाउरी ले लिया, डाउरी मांग लिया कि भाई दे दो, और उसके ऊपर मतलब आपने लगा दिया चार्ज, जो डाउरी चार्ज में फंस के मतलब उसको कन्विक्ट हो गया तो भी नहीं कर सकता। सती कराया हो उसने, किसी लड़की को जला दिया हो, अपनी मतलब किसी को जलवा दिया हो, जैसे कोई हस्बैंड मरा तो उसकी वाइफ को उसके साथ जलवा दिया, सती प्रैक्टिस करवा दी। कुछ लोग ऐसे लोग करते थे लीडर उडर पहले ना। ठीक है ना, तो इन सब के क्वेश्चन में अब अच्छा उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का जो वो है क्या नाम है डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, ओके। और वो लेकिन वो डिसीजन जो है वो किससे लेगा, वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के लेगा। क्लियर है?
भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ने तो इलेक्शन करवाया है। तो अगर कोई भी उसको डिस्क्वालीफाई करना है कि भाई आज के बाद तो एमपी नहीं रहेगा, तो उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बार पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद में देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ले डाउन दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड for being a member of parliament if he is so disqualified on the ground of defection under the provision of the 10th schedule। वो मैंने आपको बताया था, याद करो। अगर कोई बंदा if he voluntarily give up the membership of the political party whose ticket he is elected, याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी को छोड़ देता है जिसके टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, एंटी डिफेक्शन उसके ऊपर लग जाएगा, याद है। या वो अपने खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वोट करता है या एब्सटेन रहता है, वोट नहीं करता, पार्टी कहती है वोट करो, कहता है मैं नहीं कर रहा, तब भी। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, याद करो, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था, ज्वाइन कर लिया। और अगर क्या नाम है कोई कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो अगर उसने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, तब 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया तब भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है ना। तो ये ग्राउंड दे रखे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के 10 शेड्यूल के अंदर, और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने बताया था आप लोगों को 1985 में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, 10 शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 10 शेड्यूल। क्लियर, बोलो भाई। हम्म, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो एमपी के लिए है भैया, वो एमपी के लिए है। ये ये इसमें कोई ये नहीं कहा गया इफ ही वॉलेंट्री, देखो इफ ही, वो कोई भी हो, वॉलेंट्री गिव द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हुज टिकट इज इलेक्टेड, वो एमपी है, और अगर उसने जानबूझकर अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, खत्म। ठीक है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई और ज्वाइन करता है, दिस इज अबाउट एमपी, दिस इज अबाउट लेजिस्लेचर, दिस इज नॉट अबाउट दिस मिनिस्टर एंड ऑल। ठीक है। हाँ, इलेक्ट नहीं है तो उसको फिर एमपी, उसकी सीट जाए कैसे भी जाए भाई, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं कोई भी पार्टी चेंज करूँ, मैं किसी भी पार्टी में जाऊँ, मैं आज बीजेपी में हूँ, कल मैं एसपी में चल जाऊँ, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या नाम है आप में चला जाऊँ, मैं अभी एमपी नहीं हूँ ना, फिर मैं उस जिससे मैं इलेक्ट हुआ हूँ, ध्यान रखिए, जिस सीट से पॉलिटिकल पार्टी की सीट पर वो इलेक्ट हुआ है, टिकट पे जिस पे वो इलेक्ट हुआ है, तो उस पार्टी को धोखा हो जाएगा ना, जब वो इलेक्ट नहीं है तो बतिया खत्म है, तुम चाहे जो पार्टी चेंज करो, तुम्हारी औकात ही कोई नहीं। देखो क्या है, जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक आपको पूछता कौन है भाई? पूछेंगे तो तभी जब आपके पास पावर है। गेटिंग? इंसान की क्या वैल्यू है भाई, इंसान इंसान वही इंसान है। आजकल अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन के बैठ घूम रहा था, आज कुत्ते की तरह घूम रहा है कि नहीं है? घूम रहा है कि नहीं, दे रहा, कितना लताड़ता है उसको, योगी ने कितना लताड़ा है, और बोल उसकी जुबान नहीं निकल रही थी, याद है। जबकि इतने लीगल पॉइंट से बोलने के लिए, योगी ने जब बोलना शुरू किया है तो उसके पास दुनिया भर के लीगल पॉइंट थे, बातें थी करने के लिए, लेकिन उसको पता समझ में आ रहा था जैसे उसके मुंह पे ताला लग गया हो, बोल ही नहीं पा रहा है। योगी जैसा बंदा जो कि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब तो है, बीएससी वेसी कर रखा उसने, लेकिन इतना नहीं है कि वो उसको उस लताड़ दे और वो बोल ना सके। अब वो दो, मतलब एक टर्म पूरा अच्छे से चीफ मिनिस्टर रहा है, बढ़िया से है, तो जब पावर थी तो चीफ मिनिस्टर की तरह था, अब देखो अब क्या औकात रहेगी, कुछ नहीं, है ना। तो ये समझ में आ गई बात। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई 10 शेड्यूल के अंदर है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें यहाँ तक तो आपको, आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं? संजीता हमारी वापस आ गई हैं क्या? कहाँ चली गई थी आप? चलिए यहाँ से, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है आपको जो है यहाँ तक बता दिया है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के सारे ग्राउंड बता दिए हैं। और देखिए हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन के अलग ग्राउंड मेंशन है और डिस्क्वालिफिकेशन के अलग ग्राउंड मेंशन, ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्राउंड है और कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर ग्राउंड है। क्या क्या भाई, समझ में आई बात?
और एक है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर किसी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब डिस्क्वालीफाई होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बेसिस पर कब डिस्क्वालीफाई होगा, और फिर 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर कब डिस्क्वालीफाई होगा। ये पूरा हमने चर्चा किया है डिस्क्वालिफिकेशन का। क्या आप सबको समझ में आ गया है? ठीक है, अब देखें, आ जाएं सीट्स कैसे वैकेंट होगी। किसी एमपी को एमपी कैसे नहीं रखा जाएगा, कैसे हो जाएगा। ही कैन, एक बंदा दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। अगर वो जिस भी, अभी किसी ले लूंगा, बहुत पीटूंगा, बोलो मत। ठीक है, ये बोलता बहुत है लड़का। अरे पर पढ़ा लेता हूँ फिर बात करेंगे ना यार। A person is elected for both the houses of parliament. He must intimate, ठीक है, अगर वो दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाता है, मान लो राज्यसभा के मेंबर है और वो लोकसभा में भी इलेक्ट हो जाता है, राज्यसभा के मेंबर उसने इलेक्शन लड़ लिया और वो लोकसभा में भी इलेक्ट हो गया, तो 10 दिन के अंदर बता दे भैया कौन से हाउस में रहना चाह रहा है। अगर वो उसने बोला कि मैं ना बता रहा, मैं तो बैठा रहा, तो फिर उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, उसको लोकसभा का मेंबर माना जाएगा। गेटिंग? If a sitting member of one house also elected in the other house, तो फर्स्ट हाउस उसका वैकेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बंदा है लोकसभा का मेंबर है और वो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है और वो वहां पे इलेक्ट हो जाता है, तो फिर फर्स्ट यानी है लोकसभा वाली मेंबरशिप भी उसकी चली जाएगी। ठीक है, अगर अगर बंदा है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू दो हाउसेज ऑफ, तो उसको जो है उस ऑप्शन होगा, मान लो दो सीट से वो इलेक्ट हो गया है, ठीक है, एक हाउस में 2 सीट्स पे वो इलेक्शन लड़ता है, तो वो चाहे तो किसी भी एक सीट को छोड़ सकता है, मतलब उसको एक सीट वैकेंट करना पड़ेगा। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। कोई एमपी और एमएलए एक साथ नहीं रह सकता। अगर एमपी है, एमएलए है मान लो, और अगर वो एमपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है और वो जीत जाता है, तो उसकी एमएलए वाली सीट चली जाएगी, या उसको 14 दिन के अंदर बताना होगा कि किस में रहने का है। ठीक है, या रिजाइन कर दे वो। ठीक है, ओके। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो बंदा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, चाहे एंटी डिफेक्शन में हो, तो उसको सीट उसकी फिर भी खाली हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये हो गया खाली होने का कि डबल मेंबरशिप हो तो सीट खाली, उसको एक छोड़नी पड़ेगी। डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो छोड़नी पड़ेगी। रिजाइन भी कर सकता है वो। रिजाइन किसको करेगा? अगर वो लोकसभा में है तो स्पीकर को रिजाइन करेगा। किसको करेगा? स्पीकर को। राज्यसभा में है तो चेयरमैन को रिजाइन करेगा। चेयरमैन को लिखेगा कि मैं भैया रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। एब्सेंट, अगर स्पीकर चाहे या चेयरमैन चाहे तो रिजिग्नेशन चाहे तो एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि उसको लग सकता है कि जेन्युइन रीजन नहीं है, ये फालतू में रिजिग्नेशन दे रहा है, तो उस समय मतलब ज्यादा इमोशनल होकर दे रहा है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। एब्सेंट क्या है? एब्सेंस में अगर वो 60 दिन तक बिना बताए अपने हाउस से गायब है, यानी हाउस से जो है वो 60 दिन तक 60 डेज कॉन्टिन्यूसली हाउस में नहीं आया, ठीक है, एब्सेंट है। ओके है, तो फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बहुत दिन तक बाल एमपी बन गए, राज्यसभा के एमपी बन गए, जैसे मिथुन को बना दिया था और लोगों को बना दिया था, कभी हाउस जाते ही नहीं है, कभी बाई चांस जब ये हुआ कि 60 पूरा होने वाला है तो गलती से चले गए या एग्जाम्पशन लगा दिया। समझ रहे हो ना? इन्फॉर्मेशन दिए बिना आदमी गायब रहे तो ये लोगों को, बहुत लोगों को ऐसे ही एमपी बना दिया जाता है राज्यसभा का, जैसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन वो करते वरते कुछ नहीं। सचिन तेंदुलकर को बनाया, कभी वो हाउस देखने नहीं गया, एक बार गया था सर। बस ये है कि रिटायरमेंट के बाद प्रिविलेजेस वगैरह मिलते रहते हैं। वैसे ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनको जरूरत भी नहीं है, ना वो कभी कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे, ना कभी बात करेंगे, ना कभी ऐसे कोई डिस्कशन करेंगे, बस बना रहो। है गलत बात है कि सही बात है? हमें हमें बना दे, देखो हम क्या क्या स्पीच देते हैं वहां जाके। ना नहीं ना करा दूं बड़े बड़ों की तो क्या है, एक बार बना दे। क्योंकि पार्लियामेंट में ना आपको ना आर्टिकल 19, आपको पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने के लिए ना आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पता है आपको? इसमें फुल फ्रीडम होता है बोलने का, स्पीच, फुल्ली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आप अगर वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाओगे ना तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जानते हैं आप ये बात? नहीं, पुलिस तो अरेस्ट करने नहीं जाती। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इतना ज्यादा है कि जो मर्जी वो आप बोल सकते हो, सिर्फ पार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हुए।
यानी आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना रख सकते हो, आप किसी मतलब देशद्रोह वाली बात भी कर सकते हो वहां पे बैठकर, लेकिन यानी कि ऐसी बात जो लगे कि देशद्रोह है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, अगर पार्लियामेंट में आप अपनी बात खुल के नहीं रख सकते तो फिर कहां रखोगे? आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ बात करूंगा पार्लियामेंट में, तो आप कर सकते हो। बस ये है कि पार्लियामेंट्री जो मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है या पार्लियामेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको छोड़, उनको उनकी मर्यादा के अंदर में, अदरवाइज आपको स्पीकर एक्शन ले सकता है आपके ऊपर, पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। अदरवाइज वैसे अगर कहा जाए कि आपको कोई लीगल एक्शन ले लिया जाए, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मिलेगा आपको, अभी आगे मिलेगा। तो उसमें क्या होता है ना, फिर आप आराम से अपनी बात रखो, जैसे एकदम खुल के, क्या है, ऐसा है वैसा है वैसा है, है? क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ भी नेगेटिविटी की बात नहीं है, वहीं पे बीजेपी वाले तो मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगते हैं। वो पता है पहले क्या होता था? पहले जो कुर्सियां जाम नहीं थी ना, तब कुर्सी उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को। तब इन लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट में कुर्सियां सारी जाम करवा दी, क्योंकि वहां पे अरेस्ट तो करने कोई आएगा नहीं, सिक्योरिटी वाले। वो देखा नहीं होगा, कभी कभी सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं अंदर, फिर सिक्योरिटी वाले जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो एक नेता को टांग पकड़ के, दो बंदे टांग के लेके जा रहे हैं, एक को दूसरा, वो उसको कह रहा मार डालूंगा, काट डालूंगा। याद है? वो चिल्ला, तो ये देखा होगा। और वो तुमने एक ऐड भी देखा होगा, द हिंदू का, उसमें आता है ना कि क्या नाम है, बिहेव बिहेव योर सेल्फ, द लीडर्स, द यूथ इज वॉचिंग, ऐसे देखा होगा। तो उसमें यह है कि मतलब आज हम पार्लियामेंट की तरह बात करेंगे, तो पार्लियामेंट में कागज उछालना और वो फाड़ना और ये फाड़ना, वो सब सारी चीजें करते हैं ना। जूते चप्पल तो चली जाते हैं, जूते चप्पल तो आज के रिवाज नहीं है, हमारा बहुत पुराना रिवाज है जूते चप्पल चलाने का। मैंने आपको बताया होगा, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त बताया था ना, कि कांग्रेस के सेशन में, सूरत सेशन में 1905 के अंदर जो है नरम दल और गरम दल वाले जब थे, यानी कि लाल बाल पाल, तो 1907 में इसी सूरत स्प्लिट जब हुआ था, तब लात घुसे ही चले थे। फिरोज शाह मेहता के ऊपर जो है जूता फेंक के मारा था लोगों ने स्टेज पे। तो हमारा ये कांग्रेस का पुराना चलन है जूता चप्पल चलाने वाला, और ये कांग्रेस में तो है ही है, एकदम चल जाते हैं मतलब। तो यहाँ पे समझ लें आप कि पार्लियामेंट के अंदर जो है 60 दिन एस्पेंट रहेंगे तो हो जाएगा। अदर केसेस में सीट वैकेंट मानी जाएगी, अगर कोर्ट ने आपका इलेक्शन वॉइड घोषित कर दिया, या आपको हाउस से निकाल दिया गया, या आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, या गवर्नर ऑफ द स्टेट बन गए, तो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। या आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बेसिस पर आप जो है कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो भी सीट वैकेंट हो जाएगी। क्लियर है? कोई भी मैटर होगा, अगर एग्री पार्टी जो है अपना रिपील भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकती है। ओथ कौन लेगा? एवरी मेंबर, हर मेंबर ऑफ हाउस जो होगा वो, ध्यान रखिए, हर मेंबर ऑफ हाउस को ओथ दिलवाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट करवाएगा। अब इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं भैया देखो मिनिस्टर को तो जानते हैं हम कि प्रेसिडेंट ओथ दिलवाएगा, लेकिन ये एमपी को ओथ क्यों दिलवाएगा प्रेसिडेंट आ रखे? तो हाँ भैया, लेकिन ये ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो प्रेसिडेंट की है, ध्यान रखिएगा। हर मेंबर को हाउस के ओथ दिलवाने की ड्यूटी जो है वो किसकी है? प्रेसिडेंट की है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, लेकिन ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। वो या प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर, या यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, अगर वो अपने किसी बंदे को अपॉइंट करते तो ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, वो अपने बिहाफ पर किसी को अपॉइंट कर दे कि भैया आप ओथ दिलवा दो, तो फिर वो ओथ दिलवाएगा। तो उसने मान लो प्रोटेम स्पीकर बना दिया किसी को, और वो करेगा, मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बंदा जो है पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी उसको सब मिलेंगे, ओथ लेने के बाद ही मिलेंगे। अगर कोई बंदा बिना ओथ के पार्टिसिपेट करता है तो 500 रुपये डेली के हिसाब से उसको फाइन पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि यार बिना ओथ लिए जो है वो आएगा, तो उसको क्या नाम है, क्या क्यों आएगा वो, उसको तो ओथ लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ है अनलेस अ मेंबर टेक ओथ ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। जब तक ओथ नहीं लेगा तब तक इनमें से कुछ नहीं मिलेगा उसको, ध्यान रखिएगा। और 500 रुपये जुर्माना अलग से पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो हाउस में आके बैठता है ना, बिना बिना ओथ लिए हुए अगर हाउस में आके बैठता है, पार्टिसिपेट करता है ओथ वगैरह, और तो ठीक है,
और उस इसी तरह से तो उसको अब रोका जा सकता है या उसको क्या नाम है उसके 500 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं उससे फाइन। अच्छा, उसके अलावा सैलरी एंड अलाउंसेस ये पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरीज वगैरह होती है ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। उनको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलता है, रहने वहने के लिए मिलता है, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज मिलती है, टेलीफोन वगैरह का बिल मिलता है, एडवांस व्हीकल वगैरह मिलता है, सब बढ़िया। सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी अब तो हो गई है, ठीक है। ओके, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का को भी उनकी सैलरी मिलती है, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर उन्हीं में से चुना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आगे मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ। इन सब की भी सैलरी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। और उसके बाद में जो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे आप कि ऑफिसर ऑफ द ये जैसे ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी पर मंथ सेम रेट पेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये सेम रेट पे ही मिलेगा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से होगा। और इनको जो है चाहे वो ऑफिसर ऑफ द हाउस है, लेकिन कुछ प्रिविलेजेस ज्यादा मिलते हैं क्योंकि स्पीकर वगैरह को प्रिविलेजेस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, यानी ज्यादा अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है वो कौन होता है? देखो, स्पीकर जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, और चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ये मैं बता चुका हूँ। इनका स्पीकर जो होता है वो कैसे इलेक्ट होता है? तो स्पीकर जो होता है ना वो इलेक्ट होता है लोकसभा में, उसके के मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट सिटिंग जो होती है उसमें उसी में बनाया जाता है, उसमें एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर उस बंदे को बनाया जाता है जो बंदा एज में सबसे ज्यादा हो, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा? जो एज में सबसे ज्यादा हो। फिर वो फैसिलिटेट करेगा कि भैया ऐसा करो, आप लोग अब इलेक्शन करवा लो। तो फिर ये लोग अपने बंदे ऐसे मतलब इलेक्शन फिक्स किया जाएगा कि प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कि इलेक्शन का डेट कौन सा होगा। तो उस दिन फिर इलेक्शन होगा, और जिस दिन वो बन जाएगा तो उसको क्या नाम है, ठीक है, स्पीकर, उसको स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर वो जो है अगर क्या नाम है मेंबर लोकसभा का मेंबर नहीं रह जाएगा अगर, तो फिर स्पीकर भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसको जो है अगर वो रिजाइन कर देता है, डिप्टी स्पीकर को लिखेगा किसको? डिप्टी स्पीकर को, तो वो मेंबर नहीं रह जाएगा, तो वो स्पीकर नहीं रह जाएगा। और अगर वो रिजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है तब भी वो मेंबर नहीं रह जाएगा, स्पीकर नहीं रह जाएगा। अदरवाइज स्पीकर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जो है वो क्या नाम है, जब उसका अगर इम्पीचमेंट वगैरह उसका रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके रिमूवल के लिए, तब वो प्रेसाइड नहीं करेगा सेशन को, अदरवाइज वो ही प्रेसाइड करेगा अगर वो है तो। और वो फर्स्ट इंस्टेंट में वोटिंग नहीं करता है, वो कास्टिंग वोट करता है। जैसे मान लो कि वोटिंग हो रही है और बीच में टाई हो गया, 50-50 वोट दोनों तरफ पड़ गए, तो फिर स्पीकर भी वोट कर सकता है किसी मैटर पे, ठीक है। लेकिन वो पहले इंस्टेंट पे वोट नहीं करेगा, वो लास्ट में वोट करेगा अगर कोई डेडलॉक खत्म करना है तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने में से बंदों को चुनते हैं, और ध्यान रखिएगा हमेशा मेजोरिटी पार्टी वाले ही का बंदा बनता है। और इसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, इसकी पावर बहुत होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पीकर जो होता है वो हेड ऑफ लोकसभा होता है, उसमें उस सारे रिप्रेजेंटेटिव का हेड होता है। वो गार्जियन पावर प्रिविलेज भी मिलती है उसको, सारी कमिटीज वगैरह को सारा डिसाइड करना कि कितना किसी को टाइम देना है, क्या पूरा मतलब उसको ऑनर और डिग्निटी के साथ मतलब सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम होता है वो। स्पीकर जो लोकसभा का होता है उसको पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कानून है जहां से उसको पावर मिलती है। अब ये इससे क्वेश्चन लोग स्पीकर के पावर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए। He maintain order and decorum in the house for conducting his business and regulating the proceeding. This is the primary responsibility of and the final power of in this regard. तो उसका मेन काम क्या है? डेकोरम मेंटेन करना, ठीक है। वो फाइनल इंटरप्रेटर है, अगर कोई चीज इंटरप्रेट करनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, रूल ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना है, या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को, तो सबसे फाइनल उसका डिसीजन फाइनल होता है उसमें पार्लियामेंट के अंदर। वो किसी हाउस को सस्पेंड कर सकता है एब्सेंट क्वारम के एब्सेंट में। अब क्वारम क्या होता है? क्वारम मतलब 1/10। अगर 1/10 जो लोग हैं वो अगर नहीं है तो क्लास सस्पेंड हो जाएगी, यानी पार्लियामेंट नहीं लगेगा। इसको क्वारम कहा जाता है। जैसे किसी दिन बच्चे पूरे नहीं है ना, 10% लोग भी नहीं आए, 1/10 भी नहीं आए, तो मैं कहता हूँ ना यार अब इतने बच्चे भी नहीं है तो छोड़ो, अब क्लास नहीं ले रहे, तो इसको बोलते हैं क्वारम ना होना। अगर क्वारम नहीं है यानी मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है जो कि 1/10 होती है, तो 1/10 अगर नहीं है तो वो हाउस को एडजर्न कर सकता है। वो पहले इंस्टेंट में वोट नहीं करेगा, कास्टिंग वोट करेगा। अगर कोई डेडलॉक पैदा हो गया है, बीच में हो गया है, वो अगर ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुला लेता है तो उसमें जो प्रिसाइड करता है वो कौन करता है? स्पीकर करता है। और वो सीक्रेट सिटिंग अलाउ कर सकता है, ठीक है। सीक्रेट सिटिंग जब होती है तब कोई भी स्ट्रेंजर जो मिनिस्टर नहीं है या जो मतलब मेंबर नहीं है, वो लॉबी में या गैलरी में या चैम्बर में पार्लियामेंट के लिए बिना स्पीकर की परमिशन के नहीं आ सकता है, ठीक है।
और वो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें उसका डिसीजन फाइनल है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका डिसीजन कि मनी बिल है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उसमें सर्टिफिकेट जो देता है वो देता है स्पीकर, और स्पीकर ने बोल दिया ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है। ठीक है, सर्टिफिकेट लगा के देता है। देखो जब भी कभी बिल पास होता है लोकसभा में मनी बिल, और उसको सर्टिफिकेट जब लगा के देता है स्पीकर ऑफ लोकसभा कि ये मनी बिल है, तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है, उसको करके, नहीं तो वो डीम टू बी पास मान लिया जाता है। ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है कि किस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसका डिसीजन फाइनल होगा, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब अगर स्पीकर ने किसी को हटा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर, तो उसका डिसीजन पहले था कि नहीं क्या नाम है, क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू बाद में हुआ। आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका क्या नाम है, किहोतो होलोहोन केस को याद रखिएगा। ये किहोतो होलोहोन केस जो लिखा हुआ है 10th पे, इस केस में कहा गया कि भैया ऐसा है कि आप जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट पूछ सकता है कि आपने सही हटाया है या गलत हटाया है। वो एक्स ऑफ जितनी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप होती है इंडिया की, जो की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट्री ग्रुप में है, वो एक स्पीकर होता है। वो चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमिटीज के जितने भी चेयरमैन होते हैं ना, जो आगे पार्लियामेंट्री कमिटीज आप पढ़ेंगे बिजनेस एडवाइज, और ज्यादातर कमिटीज का चेयरमैन वो अपॉइंट करता है, और खुद जो है वो बिजनेस, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल कमिटी एंड जनरल पर्पज कमिटी का चेयरमैन खुद स्पीकर होता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, लास्ट लाइन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सी कमेटी का चेयरमैन स्पीकर होता है। स्पीकर, ये सारा मतलब स्पीकर की पावर होती है। स्पीकर को हटाने के लिए आपको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, अदरवाइज स्पीकर जो है अपना प्रेस्टीज के साथ उस पर बना रहता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, और ये स्पीकर जो होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हीं में से किसी को बनाया जाता है इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, उससे पहले जो है आपको एक और मैं बता दूं कि इसको जब बनाया जाता है तो उसके लिए ना फिर एक प्रोटेम स्पीकर, ये जो लिखा हुआ ना स्पीकर प्रोटेम लिखा हुआ है आपका, एक दो पेज आगे, एक दो डिप्टी स्पीकर से आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर लिखा हुआ है, दिख रहा है? स्पीकर प्रोटेम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? डिप्टी स्पीकर से आगे, डिप्टी से आगे, अगले पेज पे देख लीजिए, अगले पेज पे होगा प्रोटेम स्पीकर, दिख रहा है? अगला मतलब आगे, पीछे नहीं। स्पीकर प्रोटेम लिखा हुआ है ना, ये बंदा वो होता है, ये लास्ट जो लोकसभा जब सीट वैकेंट हो जाती है, कोई स्पीकर नहीं होता, तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर देता है कि साहब ऐसा है ना, दो काम कर लेना, एक तो इनका जो स्पीकर बनवाना है ना उसका इलेक्शन करवा लेना, और इन लोगों को ओथ दिलवा लेना यार, थोड़ा सा न्यूली इलेक्टेड जब तक लोकसभा में स्पीकर ना बन जाए तब तक बैठे रहना। जैसे एक कौन से बंदे को किया जाता है, ये किया जाता है जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा हो उसमें, यानी सीनियर मोस्ट का मतलब क्या है, जैसे 3 बार से एमपी है, यानी 15 साल से कोई बंदा एमपी है तो बहुत सीनियर हो गया, या कोई 20 साल से एमपी है। अब मान लो दो बंदे 20-20 साल से एमपी हैं, तब तब उसमें एज देखी जाएगी कि एज में कौन बड़ा है, उसको प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है ना? देखो भाई, ऐसा है कि प्रोटेम स्पीकर फैसिलिटेट करता है, पहले सेशन में कोई स्पीकर है नहीं, है ना, तो उसको बना देगा कि आप यार जो मेंबर्स है ना उनको ओथ दिलवा दो, क्या करो, वो स्पीकर वो खुद स्पीकर को प्रोटेम को ओथ दिलवा देता है और बोलता है यार ओथ दिलवा दो, और क्या नाम है, जो ये इलेक्शन वेक्शन होगा ना, फर्स्ट सिटिंग जो है उसको प्रिसाइड कर लो, जो इलेक्शन वेक्शन करवा लो, इलेक्शन के बाद जब स्पीकर आ जाएगा तब तुम हट जाना। जैसे हमारे वहां पे हुआ था ना कि पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया, उसके बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, याद है भाई? इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक किसी को बनाना पड़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि जो सबसे सीनियर हो उसको बिठा दिया जाए, फिर अपना आपने चुन लिया स्पीकर, तो अभी स्पीकर बैठेगा उस पर। समझ में आ गई बात? जैसे भाई मैंने बताना है कि क्लास में कोई मॉनिटर बनाना है, समझ रहे हो ना? अब मॉनिटर में पता चला कि क्या नाम है, पहले दिन जब आए तो सबसे बड़ा जो आदमी, जो सबसे ज्यादा सीनियर है, वो मॉनिटर बना दिया गया, लेकिन फिर आपसे इलेक्शन करवा लिया, इलेक्शन कराने के बाद जिस बंदे को आप लोगों ने चुन लिया वो मॉनिटर हो गया। गेटिंग? वो टेम्परेरी मॉनिटर अपॉइंट कर दिया कि सीनियर है, चलो इसको बना देते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए क्या पे हम लोग ये क्या नाम है लोकसभा का, यहाँ पे क्या नाम, हाँ, मैं स्पीकर की पावर, स्पीकर देख लिया, हाँ ठीक है, स्पीकर देख लिया, उसकी पावर देख ली, और क्या नाम है ये, उसके बाद में इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल। देखो उसका इंडिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है, किसका, स्पीकर का, क्योंकि स्पीकर जो है एक बहुत प्रेस्टिजियस अथॉरिटी है, पोजीशन है, तो वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब वो स्पीकर की पोजीशन पे बैठा है तो उसको न्याय करा जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ तो उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, उसको रिमूव करने के लिए
इतना आसान नहीं है रिमूव करना। उसको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसकी सैलरीज भी पार्लियामेंट फिक्स करता है और वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है ना। वो क्या होती है, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते आप, हर वोटिंग में चेंज नहीं हो सकता। एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया, उसकी सैलरी वही रहेगी। उसके अलावा उसके कंडक्ट को जो है क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता लोकसभा में कि ये गलत कर रहे हो ये वो, ठीक है। कैन नॉट बी डिस्कस एंड क्रिटिसाइज इन द लोकसभा सब्सटेंटिव मोशन एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन। कोई सब्सटेंटिव मोशन रहेगा, अभी आगे बढ़ाऊंगा कि सब्सटेंटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होता है, तो उसके अलावा उसके कंडक्ट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते स्पीकर के, जो कर रहा है करने दो उसको। उसकी पावर जो है रेगुलेट करने का, वो मतलब हाउस के बिजनेस को, उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि वो हाउस को कैसे चला रहा है, ठीक है। वो पहले इंस्टेंट पे वोट नहीं करेगा, मैंने बता दिया। वो जो है कास्टिंग वोट करेगा हमेशा जब टाई हो जाएगा तब, कि ताकि वो इम्पार्शियल रहे, उसका एटीट्यूड किसी को दिखे ना कि वो किस तरह वोट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई किसी मैटर पे टाई हो जाता है, बीच में आ जाता है, 50-50 हो जाता है, तो वहां पे वो वोट कर सकता है। और उसको बहुत हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कौन सी रैंक होती है, 7th रैंक, कौन सी 7th रैंक है 6th रैंक है स्पीकर की। चीफ जस्टिस के साथ कौन सी रैंक है इसकी? तो यहाँ पे इसने 7th लिखा हुआ है, इसीलिए मैं रुक गया। 7th लिखा है ना। ही इज प्लेस्ड ऑन 7th रैंक अलोंग विद द चीफ जस्टिस लिखा हुआ है ना। आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस खोलिए एक बार, मैंने दिखाया था आप लोगों को, चेक अपेंडिक्स खोलिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद है? प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स कहाँ है? अपेंडिक्स कहाँ होता है? पीछे था ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिखाया नहीं था एक बार? कुछ भूलना कितना आसान है तुम लोगों के लिए। कर लिया तुम लोगों ने, देख लिया भाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? ये है, इसमें देखो चीफ जस्टिस 6th रैंक पे दिया हुआ है ना, 5 है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे देखो 6 चीफ जस्टिस और क्या नाम है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है कि नहीं है? तो इन्होंने 7th लिख के गलती की कि नहीं की? तो रेड मार्क कर लो भाई। वही कह रहा हूं ना कि ये एक्चुअल में वो है, इन्होंने मतलब वो जो पोजीशन है वो 6th पोजीशन है, 7th नहीं है। और चीफ जस्टिस की पोजीशन भी 6th है, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बाद में इसी का नंबर आता है। और जो है स्पीकर, स्पीकर स्ट्रिक्टली इन द नॉन पार्टी मेंबर होता है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, लेकिन हमारे यहाँ जो है मेजोरिटी पार्टी का ही मेंबर अक्सर बनाया जाता है, ठीक है ना। और डिप्टी, अच्छा उसके अलावा जो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको भी उन्हीं में से बनाया जाता है कि अगर स्पीकर ना रहे तो डिप्टी स्पीकर उसको देखे, ठीक है ना। तो वो भी उसी तरह से चुना जाता है, ठीक है, सेम उसको भी वही पावर प्रेस्टीज होती है। जब लोकसभा स्पीकर नहीं होता तो वो देखता है, डिप्टी स्पीकर देखता है। तो डिप्टी स्पीकर को, और अगर स्पीकर को रिजाइन करना होता है तो डिप्टी स्पीकर को लिख के रिजाइन करता है। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप देखें कि पैनल होता है उसके बाद चेयरपर्सन का, कि अगर मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है, वो डिसाइड किया जाता है। उसमें से कोई बंदा जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है कि भाई अगर ये ना हो तो ये पैनल 4-5 लोगों का पैनल होता है, इनमें से कोई बंदा प्रेसाइड करेगा हाउस को, मतलब हाउस चलेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई बंदा, ठीक है। अब देखें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर की बात देखें आप, चेयरमैन ऑफ जो है राज्यसभा जो होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद में वो सारी सारी चीजें देखता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, चेयरमैन जो है उसके पास बहुत सारी पावर, वैसे तो वो इक्वेलेंट टू लोकसभा का स्पीकर है, लेकिन कुछ जगहों पे वो चेयरमैन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है स्पीकर। कैसे? स्पीकर जो है मनी बिल डिसाइड करता है कि भाई मनी बिल कौन होगा, वो स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल है। ज्वाइंट सिटिंग अगर हो जाती है तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा, ठीक है ना, वो चेयरमैन नहीं करेगा राज्यसभा का, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा तो वाइस प्रेसिडेंट तो पता ही है। उसके बाद में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट तो रोज राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, वो अलग से डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो चेयरमैन वहां बैठता है।
लेकिन वो कास्टिंग वोट कर सकता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो मेंबर नहीं है लेकिन कास्टिंग वोट कर सकता है वो। और डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा जो होता है वो उन्हीं मेंबर में से होता है। जैसे लोकसभा का मेंबर जो है वो डिप्टी चेयरमैन बनेगा, उसी तरह राज्यसभा का मेंबर भी डिप्टी चेयरमैन बनेगा, वो इलेक्शन के थ्रू होगा। जैसे स्पीकर का इलेक्शन होता है उसी तरह से यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, और अगर वो भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन यहाँ भी अपॉइंट किए जाएंगे, और इनको इनमें से कोई बंदा नॉमिनेट करेगा। चेयरपर्सन चेयरमैन नॉमिनेट कर देगा कि भाई ये जो बंदा है पैनल है वाइस चेयरपर्सन का, और इनमें से कोई भी जो है अगर प्रेसिडेंट और क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट ना हो यानी कि चेयरमैन ना हो और डिप्टी चेयरमैन ना हो तो इन पैनल में से कोई बंदा प्रिसाइड करेगा। मतलब हाउस का सेशन चलेगा तो चलेगा। ठीक है, ओके। और हर हाउस का अपना एक सेपरेट इस सेक्रेटरिएट स्टाफ होता है। सेक्रेटरी स्टाफ जो आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं जो सारा उनका पेपर वर्क वगैरह सारा काम करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझ लीजिए। फिर अब हम पार्लियामेंट में चलेंगे, लीडर्स कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट में, क्या क्या काम करते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा है। एंड राज्यसभा है, 2 हाउसेज हैं। लोकसभा जो है, ठीक है, वो उसका चेयरमैन जो होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, और वही स्पीकर है जिसको बोलना होता है, लेकिन उसी को लोग बोलने नहीं देते। वो सिर्फ खामोश चुप रही है, शांत रही है, बोलता रहता है, बाकी सब बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ठीक है ना, जिसका नाम स्पीकर है उसी को बोलने नहीं देते, है ना। तो वो स्पीकर होता है जिसका मतलब है शांत रहिए, शांत रहिए। तो वो बस वो रहता है, और वो जो है उन्हीं में से एक बंदा होता है जिसको चुन लिया जाता है। काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट है। पार्लियामेंट में सर्वसर्वा है, सब कुछ करने का अधिकार होता है उसके पास। पार्लियामेंट में मतलब ज्यादातर चीजें उससे डिसाइड होती हैं, लेकिन ठीक है वो फाइनली डिसीजन उसका होता है, लेकिन उसकी सुनता कौन है। ठीक है, अब हाँ ये है कि उसके पास पावर होती है कि वो निकाल सकता है किसी को, मतलब हाउस को एडजर्न कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, पावर है उसकी जो आपने देखा, और उसको इम्पीच नहीं किया जा सकता ये सारा। उसके बाद में डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसके डिप्टी स्पीकर के अलावा पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। इसी तरह राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है और जो चेयरमैन होता है, उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो कि मेंबर होते हैं राज्यसभा के ही, और पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी मेंबर ऑफ राज्यसभा के होते हैं। उसमें 4-5 बंदों को नॉमिनेट किया जाता है कि अगर इनमें से ना हो तो कौन कौन प्रिसाइड कर सकता है हाउस को, ताकि हाउस की प्रोसीडिंग चलती रहे। एक ये हो गया। उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन भी बताई और डिस्क्वालिफिकेशन भी बताई कि किस किस बिना पर बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी वो एमपी नहीं रह जाएगा और वो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। वो कौन कौन से ग्राउंड है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड दिए हुए हैं, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये सब कहानी। उसके बाद में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है कि करप्ट प्रैक्टिस ना करे, किसी को एनिमिटी ना भड़काए करे, और क्या नाम है सती प्रथा को या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना करे, या कन्विक्ट ना हो ऑफेंस में किसी में। तो ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है। उसके अलावा एंटी डिफेक्शन यानी डिफेक्शन के बेसिस पर जो है वो उसने कोई अपनी पार्टी को धोखा वोखा ना दिया हो, अगर उसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई होगा तो भी वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा। और ये दोनों पे लागू होता है, लोकसभा पे भी और राज्यसभा पे भी लागू होता है। और इसमें डिफेक्शन के लिए भी मैंने बता दिया है कि अगर कोई पार्टी का बंदा है तो अपनी पार्टी के खिलाफ चला जाए या पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे तो, अगर कोई बंदा इंडिपेंडेंट है वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो, और अगर कोई बंदा नॉमिनेटेड है तो वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर, शेड्यूल 10 के बेसिस पर। आपको आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। आइए, ठीक है। तो हमने हमने देखा कि पार्लियामेंट में 552 बंदों को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा चेयर में स्पीकर बैठा होता है। उसकी पावर है बहुत सारी, जो की पावर आप देखेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लीडर कौन होता है, जो क्या नाम है, विप कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर मैंने बता दिया, फॉर अ टाइम बिंग बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम जो होता है वो जो है सीनियर मोस्ट मेंबर बंदा होता है। उसमें भी अगर सीनियर मोस्ट 2 बंदे हैं तो सीनियर 2 बंदे हैं तो उसमें जो है एज देखी जाएगी, जिसकी सबसे ज्यादा एज है उसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट स्पीकर बनाया जाता है, स्पीकर प्रोटेम कहते हैं उसको। वो क्या करता है, ओथ दिलवाता है, उसको प्रेसिडेंट ओथ दिलवा देता है, वो बाकी लोगों को ओथ दिलवाता है, और फिर वो उसके बाद में इसको फैसिलिटेट करता है कि स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए। ओके, और जब स्पीकर बन जाता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, स्पीकर प्रोटेम क्या होता है। गेटिंग टेम्पररी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे कि लीडर, हाउस का लीडर कौन होता है, कैसे वहां पे प्रोसीडिंग, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसीजर की तरफ जाएंगे कि कैसे प्रोसीजर होता है। अभी हम लोगों ने स्पीकर की बात कर ली है,
और स्पीकर के, अच्छा लोकसभा का मुझे जरा बताइए, स्पीकर के बाद कौन होगा? स्पीकर के नीचे कौन है? डिप्टी स्पीकर है ना, बोलो यार। और उसके नीचे कौन है?